सबसे पहले आप सब लोगों का मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। आज जो भी बात मैं आपके समक्ष करने जा रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पर, और न मैं कोई बात जनता दल यू या गठबंधन के नेता के तौर पर कह रहा हूं, न ही सरकार के मुख्यमंत्री के तौर पर। मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ चीजों को महसूस करता हूं और जो मेरे पिछले अनेक वर्षों के अनुभव हैं और जो काम हमने किया है उसके आधार पर मैंने जो सोचा है, चिंतन मनन के दौर से मैं गुजरा हूं, उसके आधार पर मेरे मन में ये बात आई कि आगे क्या होना चाहिए। तो उसी के आधार पर मैं आपके समक्ष कुछ बातें व्यक्तिगत हैसियत से रखना चाहता हूं। शुरू से जब से बिहार के लोगों ने काम करने का मौका दिया तो हम न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चले, और इस बात की चर्चा मैंने हर जगह की है। जनता ने अवसर दिया उसके पूर्व भी, और जब लोगों ने अवसर दिया उसके बाद भी, कि हम न्याय के साथ विकास के रास्ते पर चलेंगे, और उस रास्ते पर हमने चलने की कोशिश की है और चल भी रहे। न्याय के साथ विकास का मतलब यही होता है कि समाज के सभी तबके का, सभी समुदाय का और बिहार के हर इलाके का विकास हो, और विकास की मुख्य धारा में सब लोग जुड़े और विकास का लाभ भी सब लोगों तक पहुंचे, और यही हमारा रास्ता है। और इसी सिलसिले में हमने स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, आधारभूत ढांचे का विकास हो, या कल्याण की योजनाएं हो जिसमें समाज के हर तबके का, चाहे महादलित समाज के हों, दलित समाज के हों, अति पिछड़े वर्ग के हों, पिछड़े वर्ग के हों, और अब तो सामान्य वर्ग के गरीब लोग, गरीब तबके के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग और महिलाओं के लिए हमने अनेक कल्याण की योजनाएं प्रारंभ की और सफलतापूर्वक उन्हें संचालित किया जा रहा है। इसके अलावे बिहार के विकास के लिए जो जरूरी क्षेत्र है, जैसे कृषि का विकास, बिहार की 76% आबादी, 76% आबादी आज भी अपने आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। तो हमने इसलिए कृषि के विकास के लिए कृषि रोड मैप बनाया और उस पर आगे चल रहे हैं और उसको क्रियान्वित कर रहे हैं। उसी तरह से मानव विकास मिशन, ह्यूमन डेवलपमेंट के हमने कुछ खास सूचकांक तय किए, इंडिकेटर्स तय किए, और उस पर हम कितनी प्रगति कर रहे हैं, चाहे वो टीकाकरण का हो या शिशु मृत्यु दर हो, मातृ मृत्यु दर हो, साक्षरता हो, किसी भी चीज को आप ले लीजिए, फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर, यानी इस प्रकार के, फिर पोषण की चीजें, खाद्य सुरक्षा की चीजें, तो ये सब कई चीजें हैं, अनेक चीजें हैं जिसका अनुश्रवण करते हुए हम क्रियान्वित कर रहे हैं मानव विकास मिशन के द्वारा। या फिर हमने बार बार कहा कि कौशल विकास मिशन, जिसमें 5 वर्षों में 1 करोड़ लोगों को हुनरमंद बनाना, उनके कौशल का संवर्धन करना है।
और फिर बिहार में औद्योगिक प्रोत्साहन के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति बनाई, सिंगल विंडो सिस्टम क्रिएट किया, निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं बनाई। और दरअसल इसी के लिए हम बार बार विशेष राज्य के दर्जा की मांग करते रहे, और जो बिल्कुल न्यायोचित है। तो ये सब काम जो हम लोग करते रहे, ये सब काम करने से काफी विकास हुआ है। हर क्षेत्र में हमने प्रगति की है, हमने बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन अब भी और आगे बहुत कुछ हासिल करना। तब आगे जो करना है, जो हम जिन योजनाओं को चला रहे हैं, क्रियान्वित कर रहे हैं, उनको तो दृढ़तापूर्वक आगे क्रियान्वित करना ही है। और उन सभी कार्यक्रमों में जो आवश्यकता है उसके अनुरूप धनराशि उपलब्ध कराते हुए, उसको ठीक ढंग से मॉनिटर करते हुए, अनुश्रवण करते हुए इस काम को तो आगे जारी रखना ही है। लेकिन उसके अलावा आखिर हम जहां पहुंचे हैं, हम जिस मंजिल तक पहुंचे हैं उसके आगे भी जाना। तो जो कार्यक्रम चल रहे हैं उनको चलाते हुए दृढ़तापूर्वक इसके आगे कुछ और करना होगा। तो ये बात जो मेरी समझ में आई है और अनुभव के आधार पर जो हम समझें, तो मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि इसके आगे कुछ कार्यक्रमों को हमें मिशन मोड में इसके अतिरिक्त चलाना है। और उसी की चर्चा करने के लिए हमने आज आपको आमंत्रित किया। और मेरा अपना विश्वास है कि जिन कार्यक्रमों की चर्चा अभी हम करने वाले हैं, पहले से चल रहे कार्यक्रमों को चलाते हुए उसके अतिरिक्त जो अभी जिसका हम उल्लेख करने वाले इन कार्यक्रमों को हम चलाएंगे, तो निश्चित रूप से बिहार में विकास के नए कीर्तिमान स्थापित। तो उनका हम जिक्र करना चाहेंगे। सबसे पहले युवा। बिहार में युवा आबादी सर्वाधिक है, सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी। यूं तो पूरे देश में है, लेकिन पूरे देश में आप देखेंगे तो बिहार सबसे अधिक युवा आबादी का प्रदेश है। तो यहां हमें जो युवा बहुल राज्य है, इसके विकास के लिए, नई पीढ़ी के लिए शिक्षा हो, कौशल विकास हो, रोजगार के अवसर के लिए उनको सक्षम बनाना हो। और जो हम बात करते हैं कि न्याय के साथ विकास, तो उसका एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। जब तक हमारी नई पीढ़ी और युवा वर्ग रोजगार न पाए और उसके पहले रोजगार पाने के लायक सक्षम न हो, तो फिर सब जो लक्ष्य है हमारा, उसको हम हासिल नहीं कर सकते। इसलिए इसको मिशन मोड में करना होगा। तो उसके लिए हमने कुछ बातें सोची। पहली बात है कि 12th क्लास पास करने के बाद कोई भी स्टूडेंट हो, छात्र छात्रा हो, वो आगे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है। तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने की में उनको सुविधा हो, इसलिए हम राज्य की तरफ से ये विचार है हमारा कि एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना हम शुरू करें। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 4 लाख रुपए की सीमा उसमें होगी कि 12वीं कक्षा के बाद कोई भी उसका लाभ उठा सकता है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड 4 लाख रुपए तक का, और किसी भी बैंक से वो ले सकता है। और इसमें वो जो ऋण लेगा उस पर राज्य सरकार की तरफ से हम 3% ब्याज में सब्सिडी देंगे, इंटरेस्ट सबवेंशन, ब्याज में सहायता देंगे। 4 लाख रुपए तक का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, और जो ब्याज की छूट का पैसा है 3% का, वो राज्य सरकार वहन करेगी। इसी तरह से जिला, हमारे जितने जिले हैं, इसके मुख्यालयों में जो युवा है, उनके पंजीकरण एवं रोजगार परामर्श केंद्र स्थापित किया जाएगा, जहां उनका रजिस्ट्रेशन होगा, पंजीकरण होगा, रोजगार के विभिन्न अवसरों से उन्हें अवगत कराया जाएगा। और उसके अतिरिक्त प्रखंड स्तर पर
कौशल प्रशिक्षण केंद्रों में युवाओं को लैंग्वेज, भाषा और संवाद कौशल, जैसे इन दिनों हम देख रहे हैं कि सब लोग लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, बोलचाल में जो भाषा का इस्तेमाल होता है, अंग्रेजी भाषा का भी इस्तेमाल होता है, तो उसके लायक उनको संवाद कौशल उनको प्रदान करने के लिए, और ये हर एक ब्लॉक लेवल पर इसका इंतजाम होगा। कौशल प्रशिक्षण केंद्रों के माध्यम से युवाओं को भाषा एवं संवाद कौशल, उसके अलावा बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, आज हर चीज में कंप्यूटर का प्रयोग है, वो जो बेसिक नॉलेज है, बेसिक जानकारी है, वो उनको सिखाया जाए। और इसके साथ साथ अन्य कौशल, ये दो जरूर, भाषा और संवाद कौशल और उसके अलावे बेसिक कंप्यूटर ज्ञान। इसके अलावे जो भी कौशल वो सीखना चाहे उसके लिए वो सुविधा उनको दी जाएगी, और इन केंद्रों की स्थापना और इसके संचालन पर जो भी खर्च आएगा राज्य सरकार वहन करेगी। इसके अलावे जो युवा बेरोजगार हैं, जो 20 से 25 वर्ष की आयु के हैं, उनको स्वयं सहायता भत्ता देगी सरकार। स्वयं सहायता भत्ता 2 बार उनको मिल पाएगा, 20 से 25 वर्ष की आयु जो हमने सोचा, और 2 साल इसका लाभ उठा पाएंगे 20 से 25 अपनी सुविधा से, और एक बार में वो 9 महीने तक 1000 रुपया प्राप्त करेंगे, और ऐसा उनको 2 बार अवसर मिलेगा। और यह भत्ता मिलने से, स्वयं सहायता भत्ता, मेरी समझ में ये बात आती है कि इसको हम कहेंगे, इस स्वयं सहायता भत्ता के जरिए युवाओं को रोजगार तलाशने में सुविधा होगी। कई बार देखा गया है कि युवाओं को रोजगार तलाशने के लिए कहीं जाना है तो उसके पास ट्रेन से जाने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह का सफर करने के लिए उनके पास पैसा नहीं रहता है। कहीं उनको फॉर्म भरना है तो उसका पैसा नहीं रहता है, और कहीं वो गए रोजगार तलाशने के क्रम में और इंटरव्यू देने के लिए गए तो उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वहां जाकर 1 दिन 2 दिन रह सकें, खाना खा सकें। तो इसलिए फैसिलिटेट करने के लिए उनको राज्य सरकार 20 से 25 वर्ष की आयु में, जो किसी भी प्रकार के अन्य सरकारी सहायता से आच्छादित नहीं, अगर किसी प्रकार की सहायता उनको अन्य प्रकार से मिल रही है तो अलग बात है, लेकिन किसी भी प्रकार की राज्य सहायता से वे आच्छादित नहीं है, वैसे युवाओं को 20 से 25 वर्ष की आयु में 2 वर्ष, हर एक वर्ष 9 महीने 1000 रुपये का स्वयं सहायता भत्ता मासिक तौर पर दिया गया, और ये उनके लिए रोजगार तलाशने में सहायक। इसके अलावा जो युवाओं में उद्यमिता विकास है उसके लिए, और स्टार्टअप कैपिटल हेतु, कोई काम शुरू करने के लिए उनको स्टार्टअप कैपिटल चाहिए, उद्यमिता है उनमें, उसका विकास, उसका उपयोग वो अपनी क्षमता का नहीं कर पाते, तो हमने इस प्रकार के एंटरप्रेन्योर्स के साथ एक मीटिंग की और उन लोगों ने ये प्रस्ताव रखा, तो हमने तो राज्य सरकार के स्तर पर कमेटी बनाकर ये सब बातों को एग्जामिन कराया। तो मेरी समझ में ये बात आती है कि उसके विकास के लिए स्टार्टअप कैपिटल हेतु 500 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड, 500 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड गठित किया जाएगा, जिसके माध्यम से ऐसे उद्यमी युवाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी जो उद्योग लगाकर स्वरोजगार करना चाहते। तो वैसे लोगों के लिए 500 करोड़ रुपए का वेंचर कैपिटल फंड क्रिएट किया जाएगा। स्टार्टअप कैपिटल उनको इसके माध्यम से प्राप्त होगा। और इसके बाद इन दिनों कनेक्टिविटी की मांग सबसे अधिक होती है, और खास करके युवाओं में। तो सभी विश्वविद्यालय और सभी कॉलेजों में निःशुल्क वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई गई।
जितने हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी हैं और जितने हमारे यहाँ कॉलेज, उन सभी में निःशुल्क वाईफाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये जो हमने 5 मुख्य चीजें गिनाई जो युवा वर्ग से सीधे संबंधित है, इस पर हमने पूरा असेसमेंट कराया और इसको देख लिया कि इसको क्रियान्वित किया जा सकता है। तो हमने एक फंड का भी असेसमेंट किया है। तो इस पूरी कार्य योजना पर अगले 5 वर्षों में कोई 49,800 करोड़ रुपए खर्च आए। तो हमने, मेरे दिमाग में ये बात आई है, यह काम किया जा सकता है और यह काम हम करेंगे। ये पहला सूत्र है जो युवाओं के लिए। इसके अलावे अन्य सूत्र भी हैं, जैसे गांव हो या शहर, सब जगह हम देख रहे हैं। अभी हम जो देखते हैं पूरे बिहार में कि पाइप वाटर सप्लाई कुल 4% है, और इसके अलावा चापाकल दीजिए या अन्य प्रकार से लोग साधनों से पेयजल उपलब्ध करते हैं अपने लिए। तो एक काम किया जा सकता है कि चाहे गांव हो या शहर, सूबे के हर घर में पाइप जलापूर्ति की जा सकती है। ये किया जा सकता है, हमने सोच विचार लिया, ये किया जा सकता है ताकि ये गांव हो या शहर, राज्य के सभी घरों को पाइप जलापूर्ति से जोड़कर स्वच्छ पेयजल नागरिकों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। और अगर पाइप जलापूर्ति योजना हम लागू करें तो आज जो स्थिति है, जो हमारी आबादी है, जितने हाउस होल्ड हैं, तो पाइप जलापूर्ति योजना अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 1,79,00,000 एवं शहरी क्षेत्र में लगभग 16 लाख परिवार आच्छादित होंगे। तो हमने आकलन कराया इस योजना पर पूरा कितना खर्च आएगा 5 साल में। इस योजना के तहत लगभग 47,700 करोड़ रुपए का खर्च संभावित, और ये किया जा सकता है 5 साल। तो दूसरा सूत्र है कि हर घर को पाइप जलापूर्ति प्रदान करना, पाइप से, यानी मुक्ति मिल जाए, कुआं हो या चापाकल, इन सब चीजों से हर एक घर तक पाइप जलापूर्ति हम लोग कर सकते हैं। और इसके अलावा स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं महिलाओं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए राज्य के सभी घरों को शौचालय का निर्माण की योजना कार्यान्वित की जाए। हर घर को, ग्रामीण क्षेत्र में शौचालय विहीन 1,64,00,000 परिवार और शहर में 7,52,000 परिवार इससे आच्छादित होंगे। यानी सब, कोई भी परिवार हो, APL, BPL, ये सबको, जो भी परिवार जिनके यहाँ खुद अपना घरेलू शौचालय नहीं है, तो हर घर को, और ये हमने जो आकलन किया है इस पर खर्च आएगा 28,700 करोड़ रुपए के खर्च की संभावना, ये भी किया जा सकता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि हम लोगों ने बता दिया है कि 2016 के अंत तक हम राज्य के सभी बसावटों तक बिजली पहुंचा दें। बसावट तक तो बिजली पहुंच गई, अब उसके बाद घर में जाना है। तो अब सरकार अपने संसाधन से वैसे सभी घर, चाहे वे गरीबी रेखा के नीचे हो या ऊपर, जिन्हें पहले से बिजली का कनेक्शन नहीं है, उनको बिजली का कनेक्शन देगी। अब सिर्फ हम बसावट तक नहीं पहुंचाएंगे बिजली, हम अगले 5 वर्षों में 16 के अंत तक बसावट तक पहुंच जाएगा, और उसके बाद प्रत्येक घर में सरकार अपने खर्चे से बिजली का कनेक्शन दे देगी। जो लोग अपना जब पैसा होता है तो कनेक्शन लेते हैं, अब ये नहीं कि हर घर तक बिजली का कनेक्शन हम लोग पहुंचा देंगे ताकि हर घर रोशन हो जाए। इस योजना को लागू करने में लगभग 55,600 करोड़ रुपए की व्यय की संभावना है। ये किया जा सकता है।
ये चौथा सूत्र। पांचवा सूत्र, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत जितने बसावट आच्छादित होने हैं उसके अलावे आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना भी हम चला रहे हैं 250 की आबादी तक के लिए। लेकिन अब हमारा विचार है कि सभी बसावट जो संपर्कहीन है, यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से जहां तक केंद्र सरकार का कमिटमेंट है, जहां तक वो पहुंचाएंगे, उसके बाद जितने भी संपर्कहीन बसावट हैं उन सभी गांव को पक्की सड़क से जोड़ा जाएगा। और गांव और बसावट को पक्की सड़क से जोड़ना, और इसके बाद ये देखा गया है, हमने इसके लिए बहुत प्रयास भी किया कि भाई जब तक गांव में मोहल्लों में पक्की गली और नाली का निर्माण नहीं होगा तो गांव के बाहर तक तो पक्की सड़क से आ गए, लेकिन अपने घर जाने में उनको फिर कीचड़ का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमने एक योजना भी चलाई थी, मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना, कि जो ग्राम पंचायत गांव की गली और नाली के निर्माण की योजना लेगा उनको हम बराबर का मैचिंग ग्रांट दें। ये योजना चलाई गई, लेकिन अब देख रहे हैं गति उसकी धीमी रहती है। और गांव हो या शहर कस्बा के मोहल्ले में अंदर बसने वाले लोगों की एक ही आकांक्षा होती है कि हम बाहर तक तो पक्की सड़क पर आ गए, और उसके बाद घर आते हैं तो फिर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए गांव के मोहल्लों के हर गली का नाली के साथ निर्माण किया जाएगा, ताकि उनको ड्रेनेज भी मिल गया और पक्का रास्ता भी उनको मिल गया कि घर तक बिल्कुल वो पक्का पहुंच जाए। इस काम को पूरा करने के लिए, यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बाद जो संपर्कहीन बसावट बचते हैं, जिसके लिए हम ऑलरेडी योजना चला रहे हैं 250 की आबादी तक, लेकिन उसको हर बसावट तक पहुंचाना और फिर बसावट के अंदर गली एवं नाली के निर्माण के लिए पूरे बिहार में खर्च आएगा 78,000 करोड़ रुपए व्यय संभावित। यह भी किया जा सकता है, यह किया जाए। इसके बाद राज्य के सभी सरकारी नौकरियों में आप जानते हैं हमने पुलिस और सब इंस्पेक्टर की बहाली में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया। जो पंचायती राज संस्थाएं हैं और नगर निकाय हैं उसमें तो हमने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया, लेकिन पुलिस में, कांस्टेबलरी में और सब इंस्पेक्टर के पद पर जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है हम 35% आरक्षण देते हैं। तो यही आरक्षण महिलाओं को जो पुलिस में हमने पहले से दिया है, सरकार की सभी नौकरियों में लागू कर दिया जाएगा। शिक्षकों के नियोजन में तो 50% दे दिया, वो तो पहले से दे दिया, लेकिन शेष सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35% का आरक्षण दिया जा सकता है। इसके अलावा राष्ट्र एवं राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में युवाओं का योगदान, उच्च शिक्षा के विकास एवं कुशल कामगारों के आपूर्ति पक्ष को मजबूत करने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा भी चाहिए और स्किल्ड लोग भी चाहिए। इसके लिए, जिसके बारे में हमने जिक्र किया कौशल विकास का, लेकिन उसके आगे, उसके अलावा जिला एवं अनुमंडल में उच्च व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की समेकित व्यवस्था की जाएगी, इंटीग्रेटेड इंतजाम किया जाएगा। प्रत्येक जिला में जीएनएम स्कूल, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, पॉलिटेक्निक, महिला आईटीआई, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना। मैं दोहरा देता हूं, उद्देश्य जिला एवं अनुमंडल में उच्च एवं व्यावसायिक शिक्षा के समेकित व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक जिले में जीएनएम स्कूल, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, पॉलिटेक्निक, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना।
सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं उसमें नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, प्रत्येक अनुमंडल में एएनएम स्कूल एवं सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, और इसके अलावा राज्य में नए और अतिरिक्त जो अभी तक मंजूर है उसके अलावा 5 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। तो इतने एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्थापना की जाएगी और किया जा सकता है। हमने जो आकलन करवाया है इसको पूरे तौर पर लागू करने के लिए पहले से भी कुछ काम हो रहा है। इसको एक समेकित रूप से हर जगह यूनिफॉर्म ढंग से लागू करने पर कोई 10,300 करोड़ रुपए का व्यय संभावित है। ये किया जा सकता है, किया जाए। और जो हमने ये 7 सूत्र आपको गिनाए, इनको मिशन मोड में लागू किया जाए ताकि उपयुक्त लाभ नियत समय सीमा के अंदर लक्षित समूह को मिल सके। मिशन मोड में लागू करेंगे किया जा सकता है ताकि 5 वर्ष के अंदर जो लक्षित समूह है उनको लाभ मिल जाए और राज्य का सर्वांगीण विकास हो। और ये जितनी योजनाएं हमने गिनाई, इन सब को लागू करने के लिए कुल मिलाकर 5 वर्षों में 2,70,000 करोड़ रुपए का व्यय संभावित, और यह किया जा सकता है और किया जाए। पहले से जो हमारे कार्यक्रम और योजनाएं जो चल रही हैं, जिनका लाभ लोगों को मिल रहा है, उसके अलावे और विकास की गति को तेज करने के लिए और सर्वांगीण विकास, ताकि विकास के नए कीर्तिमान हम स्थापित कर सके, उसके लिए हमने मिशन मोड में लागू करने के लिए 7 सूत्र आपको बताए। और ये 7 सूत्र हमने, जैसा मैंने पहले भी बताया, अपने अनुभव के आधार पर और सब चीजों को पूरे तौर पर एग्जामिन करने के बाद, अब तक जो कर रहे हैं उसको देखते हुए क्या धनराशि की जरूरत होगी, इसका आकलन करते हुए हमने परामर्श किया है। और पूरे तौर पर जब हम संतुष्ट हो गए हैं कि इन कार्यक्रमों को लागू किया जा सकता है, तो हमने ये सोचा कि भाई अपने अनुभव के आधार पर जो कुछ भी हमारी सोच है, जिसके आधार पर काम हो रहा है, और आगे 5 साल के लिए नया और अतिरिक्त हम जो कर सकते हैं, जो करना चाहेंगे, अगर बिहार के लोगों ने मौका दिया तो ये काम हम करेंगे। और ये एक तरह से हमारा अपना निश्चय है, ये मेरा रिजॉल्व है, ये है, और यही मैं आपको सुपुर्द कर रहा हूं। और ये लिखित रूप में भी अभी ये कार्यक्रम के समापन के बाद आपके हाथ में आपको मिल जाएगा। नहीं, विजन डॉक्यूमेंट राज्य सरकार की तरफ से वो काम किया जा रहा है, वह एक अलग डॉक्यूमेंट जिसके बारे में हमने बताया था, उसका काम काफी हो चुका है। अब डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है और उस डॉक्यूमेंटेशन के आधार पर उसका एनालिसिस करके एक फाइनल फॉर्म में विजन डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट एक वॉल्यूमिनस डॉक्यूमेंट होगा। आप समझ सकते हैं कि 40,000 गांवों से फीडबैक लिया गया है और लोगों की राय ली गई, तो उसको सब कुछ किया जा रहा है और वह काम अपनी गति से संपादित किया जा रहा है। वह जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार होगा, और जब तैयार होगा तो वो बिहार सरकार की प्रॉपर्टी है और वो बिहार सरकार के पास वो उपलब्ध होगा, जिसको वो जारी करेगा। तो वो विजन डॉक्यूमेंट जिसकी चर्चा हमने की थी सरकार की तरफ से लोक संवाद के जरिए, वह तैयार हो, तो वो तो अपना अलग है। हम पैकेज
पैकेज वगैरह की बात तो जो करते हैं जिनको मौलिक जिम्मेवारी नहीं है, कह करके निकल गए। ये तो मेरा निश्चय है, इट्स माई रिजॉल्व। हमने अपने अनुभव के आधार पर जो सोचा है और पूरे तौर पर हर चीज को एग्जामिन कर लिया, और आपको बता रहे हैं पहले से जो चल रहा है उसको चलाते हुए और एकदम बिल्कुल लक्ष्य निर्धारित करके मिशन मोड में इस काम को किया जा सकता है, तो हमने रखा है। अगर लोग अवसर देंगे तो हम लागू करेंगे, ये मेरा फर्म रिजॉल्व है, ये मेरा निश्चय है। चुनाव की घोषणा होगी, आपने जिन बातों को रखा है मुझे तौर पर मैनिफेस्टो की तरह लगता है, तो अभी कुछ ही दिन में पार्टी का घोषणा पत्र दिया था, उसके पहले अलग से आप इन बातों को लग रहे हैं। ये तो हम पहले ही आपका सवाल ही जनरेट नहीं करे, इसलिए तो हमने पहले कह दिया। न पार्टी, न गठबंधन, न सरकार। क्यों? क्या लोगों को कुछ विश्वास हम पर नहीं है क्या? क्यों? क्या ये हमको महसूस होता है कि लोगों के लिए इतना जो किया गया, आज जो एक भरोसा है, तो हम आगे क्या कर सकते हैं, ये मेरा निश्चय है, ये हमारा निश्चय है। अगर मौका देंगे तो इस काम को हम कर सकते हैं, ये करने योग्य है और करने की सीमा के अंतर्गत आता है। इसकी चिंता आपको क्यों करनी है? अब तक कहां से फंड जनरेट हुआ? ना 2,70,000 करोड़ जो काम चल रहा है उसके अलावा जनरेट होगा। आप शुरू से देख लीजिए, 2005-06 से योजना का आकार और बजट का आकार देख लीजिए। एक मिनट, इनको पूरी प्रश्न पूछे तो समझ भी लेना, और उससे आपको भी फायदा होगा, उसके बाद आप भी पूछ सकते हैं। कहां से शुरू? एक मिनट, ये आंकड़ा में पूछ दिया ना, जरा सा आंकड़ा है, ध्यान से सुनिए। कहां से यात्रा शुरू हुई थी? 4,000 करोड़ से। आज प्लान साइज क्या है 10वें साल? 57,000 करोड़। बजट का साइज क्या था? 26,000 करोड़, और आज है 1,20,000 करोड़। तो मैंने बार बार कहा कि हमने संभावित जो संसाधन की आवश्यकता है उसका आकलन कर लिया, और ये किया जा सकता है, संतुष्ट हो गए हैं, तब हम इस बात को कह रहे हैं। और इतना तो बिहार के लोगों को मालूम है कि अगर हम कुछ कहते हैं तो उसको करते, हम कहने के लिए कुछ नहीं करते, ये कर सकते हैं। मेरा निश्चय है कि ये करना, और मैंने स्पष्ट कर दिया अनुभव के आधार पर, और अनुभव मेरा है लोगों के बीच संपर्क का, लोगों के बीच जाते, कौन सा प्रॉब्लम सबसे अधिक लोगों को लगता है। बहुत काम किया गया, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, लड़कियां साइकिल चलाते हुए, अब लड़के भी साइकिल चलाते हुए स्कूल जा रहे हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर अब इलाज कराने के लिए लोग जा रहे हैं, सड़कों का जाल बिछ गया, इतनी बड़ी संख्या में पुलों का निर्माण हुआ, 6 घंटा के अंदर बिहार के किसी कोने से लोग पहुंच रहे हैं। ये सब देख रहे हैं, लोग महसूस कर रहे हैं। स्कूलों से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या बहुत कम हो गई, नाम मात्र की हो गई। ये सब चीज तो लोगों के नजरों के सामने है। पहले हम लोग घूमते थे तो कहां स्कूल है पता नहीं चलता। आज किसी गांव में जाइए तो स्कूल कहां है आपको पता चल जाएगा, बिना किसी के बताए। तो विकास तो हुआ। एग्रीकल्चर का हमारा क्या था, प्रोडक्टिविटी, आज हम कहां हैं? तो ये सब काम तो हुआ है, लोगों ने देखा है। उस काम को करते हुए उसके अतिरिक्त हम इस काम को कर सकते हैं। मुझको ऐसा लगता है इस काम को किया जा सकता है, करेंगे, और रुपया तो आएगा ही। आपको बता दिया किस तरह से उपलब्धता बढ़ती है। हाँ, इसके लिए हम कोई पैकेज नहीं मांगेंगे जी। बिहार की आबादी से भाग दे दीजिए। नहीं, अब तो 11 करोड़ के करीब हो गया होगा।
तो 11 करोड़ से भाग दे दीजिए, इसमें हमसे प्रश्न क्या पूछते? सिंपल अंगणित है। नहीं तो लाइए हम कलम लगा करके अभी लिखा के दे देते। आप जोड़ लीजिएगा ना। इतना बिहार के आदमी को गणित तो आता ही है, अरिथमेटिक तो आता ही है, क्योंकि अक्षर ज्ञान के साथ पहाड़ा भी होता है। 2,70,000 करोड़ भागा 11,000 करोड़ से दे दीजिए, आपको निकल जाएगा। एक खतरा आपने बोल लिया, तो ये है कि आप जो कुछ भी ऐलान कर रहे हैं पिछले कई दिनों में, सुशील मोदी उससे ज्यादा आया। आपने अपने सपने, अपने वायदे, आप बता रहे हैं अपने आप को क्या ऐलान कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता है कि जो आपने वायदा किया, जो आप सोच रहे हैं उससे आगे बढ़कर ये उत्तर देने लायक प्रश्न है, क्योंकि इन्होंने जो दिया, जिसको भज रहे हैं, अपना सब होर्डिंग पर अब विशेष पैकेज लिखवा रहे हैं। 1,25,000 करोड़ का तो सच उजागर कर दिया और सेक्टर वाइज, स्कीम वाइज कर दिया। तो ये क्या है और क्या बोलते हैं? उनकी कोई विश्वसनीयता है? लोकसभा के चुनाव में जितनी बात इन्होंने कही, एक बात को पूरा नहीं किया और बाद में कह दिया कि जुमला था। तो आज जो ये कह रहे हैं उसको तो अभी ही हमने उसका खुलासा कर दिया। अब उसके बाद उनके कहे में क्या ताकत है? वो लोग तो बयान देने के लिए बयान देते हैं, और मैं सब आदमी स्वतंत्र है अपनी बात कहने का, लेकिन हम जो इस बात को कह रहे हैं वो लोग तो रिएक्ट करते हैं ना। हम तो एक्ट करते हैं, वो लोग तो रिएक्ट करते हैं। हम तो रिएक्ट करते नहीं हैं, हम तो एक्ट करते हैं। इसलिए ये जो बातें कही हमने युवाओं के लिए कि पढ़े, हुनरमंद बने, जो इच्छा रखे उच्च शिक्षा को प्राप्त करे, अपने एप्टीट्यूड के मुताबिक शिक्षा ग्रहण करे और उसके बाद रोजगार पाए। एक मिनट, रोजगार पाए। और इसके लिए आपने देखा कि वेंचर कैपिटल फंड तक हमने कहा कि होगा। और जो आज जो युवा की जरूरत है, वाईफाई कनेक्टिविटी, हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कॉलेज, और ये कर सकते हैं, करेंगे। टारगेट आपने बढ़ाया, वो क्या करते हैं वो उनकी मर्जी। हम तो बिहार के बारे में कह रहे हैं। अरे मैं उसी दिन बता दिया था ना उनको करना क्या है। हमने 2 दिन पहले आप लोगों के सामने एक एक बात रख दी कि आप भला बताइए, वो अतिरिक्त संसाधन एक राज्य को देते तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में कुछ तो हरकत रहती। कोई हरकत नहीं है, मतलब कोई जरूरत नहीं है। तो पहले कुछ कोई हरकत नहीं, जरूरत क्या है? अगर हरकत होती तब होती हरकत ना, जब नया चाहिए। ये तो पुराने की रीपैकेजिंग थी, हमने रख दिया है सामने एक एक चीज को, एक एक चीज को रख दिया। आपने बिहार की जनता के सामने विकल्प रखा है, एक तरफ प्रधानमंत्री का 1,25,000 का विशेष पैकेज, जिसका कोई आधार नहीं है। आपने जो 2,70,000, ये मेरा रिजॉल्व है, ये पैकेज नहीं, इट्स नॉट अ पैकेज। हमने पहले ही किया। इसमें अरे भाई, तो हम पहले ही बोल दिए हैं आपको कि हम तो बता रहे हैं अपना, तो आप सवाल वही पूछ रहे हैं जो सवाल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब आप आगे बैठे में, इसका मतलब बार बार आप पूछिएगा। हाँ, 2 सवाल है। आपने जनता से 5 साल मांगे हैं और बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य वगैरह आपने कहा कि ये होगा 5 साल में, हो सकता है। जनता ने आपको 10 साल दिए थे, इन 10 सालों में क्या ऐसी कठिनाई आई कि आपने अपने इस विजन को लागू नहीं कर पाए? दूसरा सवाल ये कि आपने कुछ दिनों पहले कहा था कि अगर हम आगे सत्ता में आए तो शराबबंदी लागू करेंगे। ये शराबबंदी आपके इस विजन में क्यों नहीं? अरे वो तो पहले ही कह चुके भाई। जिस चीज को तोड़ कर हम समझा दिए, अब उस चीज को ही आप पूछ रहे हैं। पहले का जो काम हुआ उससे बहुत उपलब्धि हासिल हुई। आप ही का घर का हम अगर जान जाए तो पूछे आप ही से कि कितना देर में आते थे, अब कितना देर में आते, तो पता चल जाएगा कि काम हुआ कि नहीं हुआ। तो काम तो हुआ ही, और वो सब काम से लोगों को लाभ मिला। लेकिन अब वो स्टेज आ गया है कि एक स्टेप आगे और बढ़ेंगे। यह जो
हमने काम किया, उससे एक जो सॉलिड फाउंडेशन पड़ा, मजबूत बुनियाद पड़ी है, उससे अब हम एक क्वांटम जंप ले सकते हैं। सवाल इसका है कि अब तक के काम से जो एक बुनियाद पड़ी और जहां हम पहुंचे हैं, उससे अब और कई कदम आगे हम जा सकते हैं। ये उसके लिए मुख्यमंत्री जी, आपने जो भी घोषणाएं की हैं, आपकी बहुत सारी स्कीम चल रही है, जैसे आप बार-बार विद्यालय का नाम ले रहे हैं, लेकिन लोगों की एक आम शिकायत है क्वालिटी ऑफ टीचर से। टीचर्स की क्वालिटी बहुत ही पैथेटिक है। दूसरी बात और है कि भ्रष्टाचार हर जगह में लोग शिकायत करते हैं कि जो भी है, जहाँ भी है, तो नीचे ब्लॉक लेवल का हो या हाई लेवल का ऑफिसर हो, घुसखोरी बहुत बढ़ गई है। दो मेजर कंसर्न है, क्वालिटी ऑफ टीचर्स और घुसखोरी, उसको कहीं भी एड्रेस नहीं किया गया। नहीं, आप एकदम गलतफहमी के शिकार हो गए। सारा भूमिका उपसंहार सब बताने के बाद वही प्रश्न कर रहे हैं। कुछ नहीं छोड़ा गया है, क्वालिटी पर ऑलरेडी काम हो रहा है। वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए और क्वालिटी इंप्रूवमेंट के लिए काम शुरू हो गया है, तो वो काम कर रहे हैं, वो आगे बढ़ेगा, वो ऑलरेडी एड्रेस्ड है वो इशू। रही बात आपने जिसकी चर्चा की, उसके लिए कई इनिशिएटिव लिए गए और आपने देखा कि कल लोक सेवा अधिकार कानून के अंतर्गत 11 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचा। वो जो नीचे के स्तर पर लोगों को छोटे मोटे कामों के लिए पैसा लगाना पड़ता था, वो बंद हो गया और अब ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए भी हमने कानून बना दिया। तो ये काम हम तो कर चुके, उसको लागू तो करेंगे ही करेंगे। वो तो जब किया तभी कह दिया कि लागू होगा। ग्रीवांस रिड्रेसल के लिए भी कानून। तो इन सारे कार्यों से प्रशासनिक तंत्र जवाबदेह होता है और पारदर्शिता आती है। जैसे ही आपका शासन तंत्र जवाबदेह होगा और उसमें आप पारदर्शिता लाएंगे, वैसे ही भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम होती है। और इसके अलावे इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए लोगों को पकड़ा गया, नौकरी से डिसमिस किया गया, लोगों के ऊपर मुकदमा चलाए जा रहे हैं, ये सारा काम हो रहा है। वह काम तो चलता ही रहेगा। जो हमारे प्रशासनिक सुधार के कार्य हैं, जिसके बारे में एक्सक्लूसिव कल एक कार्यक्रम था जिसमें हमने पूरी बात रखी है, जो हो रहा है वो चलता रहेगा, पूरी गति के साथ चलता रहेगा। उसके अलावे हर घर को पाइप जलापूर्ति के जरिए जोड़ दिया जाएगा, हर एक घर तक बिजली पहुंचा दी जाएगी, आदमी अपने दरवाजे पर पक्के रास्ते से पहुंच जाएगा। युवाओं के शिक्षा, कौशल विकास, स्वरोजगार, रोजगार तलाशने, शिक्षा प्राप्त करने, हर चीज के लिए आप हमारे अगर 5 पॉइंट को देखेंगे, कोई चाहिए पढ़ने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, आप रोजगार तलाशना चाहते हैं तो आपको एडवाइस, बुनियादी ज्ञान, भाषा, संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान, सबको। इसके अलावे कोई नौकरी तलाशना चाहता है, काम तलाशना चाहता है, तो इसके लिए स्वयं सहायता भत्ता। आप देख लीजिए, कोई उद्यमिता, एक मिनट, उद्यमिता है, उसमें एंटरप्रेन्योरशिप है, तो उसके लिए वेंचर कैपिटल फंड, स्टार्टअप कैपिटल ले सकते हैं, इंक्यूबेशन सेंटर लगा सकते हैं। ये सब कुछ किया गया। आज के युवा की जरूरत है, जो पढ़ते हैं उनके लिए वाईफाई कनेक्टिविटी, वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। आप जरा एक एक चीज देख लीजिए ना, चाहे स्वच्छ पीने का पानी हो, बिजली हो, पहुंचने का रास्ता हो, एक एक चीज आप देख लें कि जो हर वो जरूरी चीज है उसको किया जाएगा। और उसके लिए इंस्टीट्यूशंस बनाना, यह भी नहीं कि सिर्फ कहा जा रहा है, साफ किया जा सकता है। इतने इंस्टीट्यूशंस का निर्माण किया जा सकता है, सरकारी चीज, ये हम लोग करेंगे, कर सकते हो। तो इसलिए तो हमने बताया एक एक चीज, पुराना कोई चीज छोड़े नहीं है। जो पहले इंफेसिस कर चुके हैं उस पर वो इंफेसिस कायम है। ये मिसरीड नहीं किया जाना चाहिए कि इस पर क्या हुआ, इस पर क्या हुआ, ये उसके अलावे है। और हमने इसलिए लिख करके भी दे दिया है, भूमिका में भी लिख दिया है
और हमने अभी कंक्लूड करते हुए भी आपको बता दिया। इसलिए उसमें किसी भी प्रकार के मन में शंका लाने की कोई आवश्यकता नहीं। और जब मेरा ये रिजॉल्व है, मेरा निश्चय है, बिहार के लोग भरोसा करेंगे तो हम उनके भरोसे को टूटने नहीं देंगे। अरे भाई, हम तो रिजॉल्व घोषित कर दिए। आज तक गठबंधन के भी लीडर हम ही घोषित हैं। आपको कंफ्यूजन काहे हो रहा है? हमको ये बात समझ में नहीं आ रही। का नाम दीजिए। मेरा काम था अपने रिजॉल्व से आपको अवगत कराना, जो एक अनुभव के आधार पर हमने जाना। बिहार में जो उच्च शिक्षा की स्थिति है उससे आप अच्छा, आप सुन लीजिए। एक मिनट, इतना देर से आप कान कहीं उधार दे आए थे क्या? राष्ट्र एवं राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक उत्थान में युवाओं का योगदान, उच्च शिक्षा के विकास एवं कुशल कामगारों के आपूर्ति पक्ष को, सप्लाई साइड को मजबूत करने के उद्देश्य से जिला एवं अनुमंडल में उच्च व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक जिला में जीएनएम स्कूल, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, पॉलिटेक्निक, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, सभी मेडिकल कॉलेजेस में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, प्रत्येक अनुमंडल में एएनएम स्कूल, सरकारी आईटीआई की स्थापना, राज्य में 5 और नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना। तो ये सब उच्च शिक्षा नहीं है। मुख्यमंत्री ने पर्सनल विजन डॉक्यूमेंट आपको बता दिया है, इसके अलावा जेडीयू का या न हम इसको डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं, न विजन डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं मेरा निश्चय है, इट्स माई रिजॉल्व। और उसको आप इसको और समझना चाहते हैं तो इट्स माई कमिटमेंट। अब बाकी काम की चिंता आप क्यों कर रहे हैं? बाकी काम तो एवरीथिंग विल फॉलो। अगर ये चीज हमने अपने अनुभव के आधार पर और ठोक बजा के देख लिया है, अब फिर मिलेगा नहीं आपको। इतने दिन में इम्प्लीमेंटेशन जो स्कीम का हो रहा तो उसका तो सब लोग एनालिसिस कर ही रहे ना। यहाँ की संस्था नहीं, विदेश की भी संस्था आकर के करती रहती है। तो जो सत्य है लोगों के सामने आज के युग में कोई बोल के निकल नहीं जा सकता। हमने तो करके दिखाया है, इसलिए ये होगा। चौथा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, पूछिए। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मतलब आपका स्वभाव जो कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि अहंकार को मुद्दा बनाया जा रहा, वो भी तब जब एक सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति ये कहता है कि हमको जो है हमने काम किया है, मजदूरी दीजिए, वो ये कहता है कि जनता के दरबार में मुख्यमंत्री चुन किया है। और ऐसी परिस्थिति में अहंकार को मुद्दा बनाया जा रहा है। आपके स्तर पर ये लाजमी है कि इसको आप अपनी तरफ से स्पष्ट करें, चुनाव का समय है। हमको स्पष्ट करने की क्या जरूरत है? बिहार की जनता नहीं जानती है। हमको स्पष्ट करना है अपने काम के बारे में, मुझे कुछ नहीं स्पष्ट करना है। जो स्वयं अहंकार के शिकार है, मेरे तरह विनम्र और शिष्ट व्यक्ति को, जो शिष्टाचार का पालन करता है उसको अहंकारी करते हैं, सिद्धांत के प्रति कमिटमेंट है उसको अहंकार कहते हैं। अरे इनका दुख एक ही है कि हम इन लोगों से अलग हो गए। अब ये दुख इनको इतना सताता है जिसका कोई ठिकाना नहीं है, तो इसलिए वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ये उनकी समस्या है। सच पूछिए तो ये उनकी समस्या है, मेरी कोई समस्या नहीं। मैं जो हूं लोगों के सामने हूं, लोगों को मालूम है। अच्छा, हम जब बोलते हैं तो कहीं से कुछ दिख रहा है क्या? न कोई अहंकार का भाव, न गुस्से का भाव। और लोग बोलते हैं तो कैसा बोलते हैं? अच्छा, हम कह रहे हैं कि अब नो क्वेश्चन
और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते होंगे ना, किनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होता, कितना क्वेश्चन पूछते। अब तो कह दिया जाता है कि अब क्वेश्चन नहीं लिया जाएगा। अब बताइए, हम तो कभी बंद ही नहीं करते, आप ही लोग बंद करते हैं। हाँ, अहंकार से जुड़ा हुआ प्रश्न ये है कि आप ज्यादा अहंकारी हैं या नरेंद्र मोदी? हम आप ही को जज मान लेते हैं। हम आप ही को जज मान लेते हैं। अब आपके प्रश्न का उत्तर हम दें। नहीं, ठीक है, अगर हम इस पर कोई कमेंट करें और हम दूसरे व्यक्ति को कुछ कहें तो इसका मतलब है कि हम उन पर आरोप लगा रहे हैं। तो हम तो जल्दी लगाते नहीं है, हम तो जो भी होता आईना दिखा देते हैं। लेकिन जहां तक अहंकारी का प्रश्न है, ये फैसला हम आप ही पर छोड़ देते हैं कि आप जजमेंट पास करिए। आप जरूरत होगा आप सम्मान करिए, आप सम्मान करिए। नरेंद्र मोदी अहंकारी है? नहीं, आप सम्मान करिए ना, हम जज नहीं, आप जज हैं। फैसला रिजर्व कर रहे हैं। इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है। वो आज शाम तक या कल सुबह तक उस रैली के बारे में विस्तृत जानकारी दी जाएगी, पूरी जानकारी दी जाएगी। हम जरा साइट वगैरह भी देखने जाएंगे। आज तो पैकेज का खुलासा, सच का खुलासा, पैकेज में क्या है, और उसके बाद मेरा जो दिमाग था, दिल की बात कही, अनुभव की बात कही, तो वहां पे टिट्टी हो गई। ये आपके दिल की बात है या मन की बात? दिल की बात, अनुभव की बात। रैली में सोनिया गांधी या राहुल गांधी आ रहे हैं? उसके बारे में अब शाम तक सब जानकारी दी जाएगी। कौन लोग पार्टिसिपेट करेंगे, क्या करेंगे, उसके बारे में आज बताया जाएगा शाम तक। हम भी जाएंगे स्थल को देखने के लिए, जाएंगे आफ्टरनून में। तो आप सब, अभी भी तक सवाल है आपका बचा हुआ, अभी इतने लोग खड़े हो जाओ, वो तो आपके हाथ में है, जगह खाली थी, आप भी आगे आ सकते थे। अब चलिए फिर कभी, जब आधे लोग खड़े हो गए तो क्या, ये बटवा